चलो, अब आज देखेंगे हम लोग सरल लोलक। हेडिंग डालो, सिंपल पेंडुलम। हाँ, लोलक दोलन कहते हैं ना। सिंपल पेंडुलम। इसको उठा दूं नीचे। अच्छा, सिंपल पेंडुलम सरल लोलक। हेडिंग डालो। क्या होता है सरल लोलक? देखो, जब एक अगर हम लोग मान लो एक दृढ़ आधार ले लें, ये इस टाइप का दृढ़ आधार। अगर किसी दृढ़ आधार से किसी भारी पिंड को, ये है ना, कोई भी भारी या मजबूत पिंड है, अगर किसी दृढ़ आधार से किसी भारी पिंड को एक पतले भारहीन धागे, मतलब ऐसा धागा जिसका कोई अपना खुद का भार मत हो, है ना, एक पतले भारहीन धागे से लटका दिया जाए, तो इस प्रकार के पूरे समायोजन को हम लोग क्या कहते हैं? सरल लोलक कहते हैं। लोकल लिखा जाते हैं, लोलक, है ना। कहने का सेंस क्या है? अगर किसी दृढ़ आधार से एक वस्तु को, है ना, एक भार वाले वस्तु को या मजबूत वस्तु को, है ना, एक पतले भारहीन धागे से इस प्रकार लटकाते हैं, तो इस प्रकार के समायोजन को क्या करते हैं हम लोग? सरल लोलक कहते हैं। ठीक, जहां पर लटकाते हैं इसको हम लोग कहते हैं निलंबन बिंदु, है ना। ये वाला तुम्हारा है दृढ़ आधार, और ये भारहीन वह पतला धागा है ना। भारहीन लेना है, लेकिन धागा भी कैसा होना चाहिए हम लोग का? पतला होना चाहिए, है ना। ठीक, और ये हम लोग का पिंड है, पिंड या कण जो भी ले सकते हो, है ना, जो भारी है। भारी मतलब मजबूत वजनदार, है ना। तो वही है हम लोग का सरल लोलक। किसको कहेंगे? जब किसी दृढ़ आधार से किसी भारी पिंड को पतले व भारहीन धागे से लटकाया जाता है, तो इस प्रकार के समायोजन को या इस प्रकार के उपकरण को हम लोग क्या कहेंगे? सरल लोलक कहेंगे। ठीक, बाकी फिर ये पेंडुलम जैसा, इसको यहाँ खींच दो, फिर पेंडुलम जैसे होता रहेगा हम लोग का अपना। ठीक, तो परिभाषा इसका लिख लो सरल लोलक का। क्या पता बाई चांस पूछ दिया परिभाषा तो। लिखो, परिभाषा में टेस्ट करके लिखना। जब किसी जब किसी दृढ़ आधार से जब किसी दृढ़ आधार से किसी भारी पिंड को किसी भारी पिंड को एक पतले भारहीन धागे से एक पतले भारहीन धागे से लटकाया जाता है, लटकाया जाता है, तो इस प्रकार के समायोजन को तो इस प्रकार के समायोजन को तो इस प्रकार के समायोजन को सरल लोलक कहते हैं, या सरल लोलक कहा जाता है, जैसा भी कहो। हो गया। अब देखो, ये तो था उसका पूरा चित्र, है ना। इस चित्र को मत बनाना, इसका व्यंजक जो निकालेंगे हम लोग ना, वो है मेन। मान के चलो एक दृढ़ आधार है ये, ठीक। मान लो यहां से एल लंबाई का, कितना लंबाई का? एल लंबाई का एक पतला भारहीन धागा है,
जिससे हम लोग सरल लोलक को क्या कर दिए हैं, एक भारहीन पिंड, भारी पिंड को क्या कर दिए हैं, लटका दिए हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग विस्थापित करते हैं। मान लो यहां से y दूरी विस्थापित करके कहां तक लाते हैं, एक बिंदु ए तक लाते हैं। तो यहां से पिंड कहां आ जाएगा, यहां पर आएगा। देखो यहां पर, छोटा हो गया क्या, ये ठीक। हो गया ये। अब उसके बाद y यहां तक ए का ला करके छोड़ देते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा एक सरल आवर्तक गति करता रहेगा। ठीक, अब देखो यहां से मान लो इस पॉइंट को हम लोग, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु इसको ए मान लो और इसको बी मान के चलते हैं, चलो, है ना। ए से कहां तक लाए, बी तक लाए, है ना। अब विस्थापन कितना का किए, थीटा कोण का, और वाई दूरी का, थीटा कोण और वाई दूरी का विस्थापन किए, जिससे ये यहां से कहां गया, यहां आ गया, और उसके बाद ये क्या होने लगा, दोलन करने लगा। अब समझो यहां पर, ठीक, इसी में मैं देखो, इसी को आगे बढ़ाते हैं, और एक यहीं पर मैं एक रेखा खींच दूं समांतर, ये ऐसे हम लोग का दोलन है ना, एक समांतर रेखा इधर खींच दूं, तो यहां पर भी कितना का कोण बनेगा, थीटा का बनेगा। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखा हैं और इसको एक अन्य रेखा काट रही है, तो यहां यहां पर हम लोग का संगत कोण बनेगा। ये थीटा है तो ये भी कितना बनेगा, थीटा, है ना। दो समांतर रेखा है, उसको काट रही है, यहाँ यहाँ एकांतर नहीं, या एकांतर कहोगे तो एकांतर नहीं, एकांतर मत कहो, संगत कोण ही बनेगा, अपना संगत कोण ही बनेगा। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा होगा। अच्छा, एक चीज, वस्तु का भार mg किधर की ओर होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक, वस्तु का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर रहेगा। इसके इसी को आगे बढ़ा दें तो यहां पर अब देखो, यह थीटा दो घटक में टूटेगा, है ना। कहां कहां से, एक इधर और एक इधर। तो इधर जो टूटेगा वो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, क्योंकि जहां थीटा बनता है वहां cos आता है। उसके विपरीत एक किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, जो क्या रहेगा, mg sin थीटा। और ये किसके बराबर होगा, प्रत्यानयन बल के, क्योंकि प्रत्यानयन बल भी अपना इधर लग रहा है, और mg sin थीटा भी किधर लग रहा है, इधर ही लग रहा है। तो ये हम लोग का दोनों एक जैसा बराबर होगा। ये y विस्थापन की है यहां से यहां तक का, ठीक, ये यहां से ये, समझ गए ये। तो हम लोग को ये देखना है, थीटा जो है दो घटक में टूट रहा है, एक हम लोग का कैसा होगा, क्षैतिज घटक mg cos थीटा, और एक ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, mg sin थीटा। क्योंकि हम लोग देखे हैं ऐसे करके फेंकते हैं तो थीटा यहीं पर बनता है, क्षैतिज में हमेशा क्या बनता है, cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर में क्या बनता है, sin थीटा। तो ये हम लोग का क्षैतिज बनेगा और ये वाला क्या बनेगा, ऊर्ध्वाधर बनेगा। ठीक, और इस पर, इस पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल का फिर हम लोग गणना करेंगे, वही F बराबर माइनस mg sin थीटा, है ना। क्यों, क्योंकि ये प्रत्यानयन बल के बराबर है, और माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये हम लोग उसको उधर लेके जा रहे हैं, लेकिन प्रत्यानयन बल उसके विपरीत दिशा में लग रहा है, विस्थापन के विपरीत दिशा में, है ना। फिर उसी को लेके बनाएंगे तो इस चित्र को बनाओ, फिर माना फलाना बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चित्र को बनाओ। अब इसका माना फलाना, चलो लिखो। माना m द्रव्यमान के एक पिंड को, माना m द्रव्यमान के एक पिंड को l लंबाई के पतले धागे, स्मॉल l, पतले धागे से बांध कर लटका दिया गया है, l लंबाई के पतले धागे से बांध कर लटका दिया गया है, लटका दिया गया है, पूर्ण विराम। ऊर्ध्व दिशा से, ऊर्ध्व दिशा से थीटा कोण विस्थापित करके, ऊर्ध्व दिशा से थीटा कोण विस्थापित करके बिंदु B से छोड़ दिया जाता है, बिंदु B से छोड़ दिया जाता है। हो गया।
ये वही किए हम लोग। ऊर्ध्व दिशा से वस्तु को थीटा कोण विस्थापित करके बिंदु बी से छोड़ दिया जाता है। अब छोड़ देगा तो वो दोलन करेगा, हम लोग का सीधा सा बात है। अब देखो नीचे, तब वस्तु का भार mg जो है दो घटक में वियोजित होगा, दो घटकों में क्या होता है, वियोजित होता है। अब कौन कौन से दो घटक टूटेगा, पहला mg cos थीटा किधर की ओर, क्षैतिज, और दूसरा हो जाएगा हम लोग का mg sin थीटा, जो कैसा होगा, ऊर्ध्वाधर, क्योंकि क्षैतिज में हमेशा cos चलता है और sin किधर चलता है, ऊर्ध्वाधर चलता है। ठीक, वो हम लोग उसमें भी देखा है ना, प्रक्षेप्य गति में ये थीटा कोण बनाता था ना, थीटा कोण से प्रक्षेपित किया जाता, इधर cos लगता था, ऊपर sin लगता था, बस वही है। ठीक, दो तो हो गया हम लोग का। अब देखो वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। अब अगर बात करें वस्तु पर लगने वाले किसके, प्रत्यानयन बल, तो वस्तु पर प्रत्यानयन बल F लगेगा। अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो प्रत्यानयन बल है, जो वस्तु को माध्य स्थिति को लाने का प्रयास करेगा, हम लोग वस्तु को विस्थापित करके यहां लेके गए हैं, प्रत्यानयन बल उसको इधर लाने का प्रयास करेगा। mg sin थीटा भी इधर है, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे, तो F बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, mg sin थीटा, जहां पर ये हो जाएगा किसमें, माइनस में। ऋण चिन्ह ये बताता है कि हम लोग विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, ठीक, इसलिए वो माइनस लगा है। चाहो तो तुम लोग लिख लेना, ऋण चिन्ह यह बताता है कि विस्थापन के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। ठीक, तो F बराबर माइनस mg sin थीटा। अब देखो, अब हम लोग निकालेंगे त्वरण। त्वरण अल्फा बराबर कितना होता है, F बाई एम, न्यूटन नियम, वहां पर ए रहता था, यहां पर अल्फा है, तो अल्फा बराबर हो गया F बाई एम। तो अल्फा बराबर F का मान रख दो ये वाला, माइनस mg sin थीटा बटे m से m खत्म, तो हम लोग का अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस जी साइन थीटा, है ना। अब अल्फा बराबर माइनस जी साइन थीटा, आप चित्र से निकालो, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। लंब कौन सा है हम लोग का, ये साइन वाला लंब था, साइन वाला ऊर्ध्वाधर है ना, साइन वाला लंब है, तो लंब कौन सा होगा, y, कर्ण कौन सा होगा, l, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर y बाई एल। यहां पर दिख लेना चित्र से, साइन थीटा बराबर हो जाएगा y बाई एल, लंब बटे कर्ण। ठीक, अब यहीं से देखो अल्फा बराबर, अब देखो समझो, मैं g बाई एल को अलग से करता हूं और इसको कर देता हूं माइनस y। ठीक, इसको मैं समीकरण एक मान के छोड़ रहा हूं क्योंकि आगे काम आएगा। अब समझो यहीं पर, यहां g बाई एल क्या है, नियतांक है, क्योंकि इसका मान हम लोग का नहीं बदलेगा, ग्रेविटी जो है वो ही रहेगी। लंबाई यहां पर एल लंबाई का लिए है, इसको उठा करके खिसका करके यहां लाओगे तब भी लंबाई एल ही रहेगा, लंबाई तो हमारा बदलना नहीं। तो जी बाई एल पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इतना नियतांक है, मतलब अल्फा जो है वो अनुक्रमणपाती हो जाएगा किसके, माइनस वाई के। अर्थात हमको यहां से मिल गया कि त्वरण जो है विस्थापन के ऋणात्मक के क्या हुआ है, अनुक्रमणपाती है। मतलब सीधा सीधा है किसका प्रतिबंध है, सरल गति का, है ना, सरल आवर्त गति का। मतलब ये जो हम लोग का ए से बी तक थीटा कोण विस्थापित करके छोड़ रहे हैं, तब हम लोग का ये जो सरल लोलक है कैसी गति कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। तो यहीं पर लिख देंगे, अर्थात यह कैसी गति करता है, सरल आवर्त गति करता है। अब सरल आवर्त गति करता है तो क्या निकालेंगे, आवर्तकाल। आवर्तकाल तुम किसी चीज का तभी निकाल सकते हो जब वो सरल आवर्त गति करेगा, उसके लिए यह प्रतिबंध आवश्यक है ना। पिछला में भी हम लोग देखे थे, कल के में ये प्रतिबंध तुम लोग दिखाए कि त्वरण जो है विस्थापन की ऋणात्मक के अनुक्रमणुपाती है, मतलब वो चीज सरल आवर्त गति करती है, और जब वो चीज सरल आवर्त गति करती है तो फिर उसका हम लोग सीधा क्या निकालेंगे, आवर्तकाल निकालेंगे, है ना। तो आवर्तकाल, चलो इतना लिखो, फिर आवर्तकाल को निकालते हैं। चलो ये हो गया ना। अब उसके बाद इसका आवर्तकाल निकालेंगे, अब इस सब का तो जरूरत ही नहीं है। आई
बराबर ही। अब देखो इसका आवर्तकाल, समीकरण 1 से देखो, अब आवर्तकाल का सूत्र क्या था? टी बराबर 2 पाई, रूट में क्या था? हाँ, विस्थापन बटे क्या था? त्वरण था। तो विस्थापन बटे त्वरण यहीं से निकालना है हमको, फिर इसी में रखना है सीधा। ठीक, तो समीकरण 1 से हम लोग को है, अच्छा अल्फा बराबर ये हो जाएगा जी इंटू वाई बाई एल, क्योंकि हम लोग माइनस को छोड़ देते हैं आवर्तकाल में, काउंटिंग समय के लिए हम लोग का ऋणात्मक चिन्ह कोई मायने नहीं रखता। ऋणात्मक हमको केवल ये बताता है कि विस्थापन के विपरीत में चल रहे हैं हम लोग, बस। तो ये हो गया। अब अगर इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा y बाई अल्फा, तो ये हो जाएगा l बाई जी, है ना। मतलब या जमा के लिखोगे तो y बाई अल्फा बराबर l बाई जी। y मतलब हम लोग का क्या है? हाँ, विस्थापन बटे त्वरण। ठीक, तब तब हम लोग निकालेंगे आवर्तकाल। आवर्तकाल, तो आवर्तकाल t बराबर क्या था? 2 पाई, रूट में हम लोग का था विस्थापन बटे त्वरण, मान को रख दो, विस्थापन बटे त्वरण मतलब एल बाई जी। तो ये हो जाएगा हम लोग का t बराबर 2 पाई, रूट में एल बाई क्या हो जाएगा? जी। यही, ये हम लोग का आवर्तकाल के लिए अभिष्ट व्यंजक है। हा? ठीक, ये हम लोग का आवर्तकाल के लिए व्यंजक है। उसके बाद इतना में ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद सरल लोलक के नियम वगैरह है, किस किस का नियम है, कैसे कैसे वो निर्भर करता है, वो सब है ना। यहीं से हमको ये पता चलता है, क्या पता चलता है, हम लोग देखें अगर कारक फैक्टर जो देखें हम लोग, तो टी अनुक्रमणपाती होगा किसके? रूट एल के। मतलब सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है उसकी प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमणपाती होता है। ठीक, ये कहाँ कहाँ नियम लगेगा ये दो ठो मैं बता दूंगा अभी। प्रभावी लंबाई मतलब जो बांधे है ना धागा, वो। ठीक, जो लोलक को बांधे है ना उसके, इसको लिखो ना इतना, फिर उसके बाद बताता हूँ। इसको कारक को एक ठो लिख के छोड़ देना, इसको फिर बताता हूँ, चलो इतना नोट करो। झूला उला झूलते हैं वहीं पर तो काम आता है वो। अब समझो यहीं पर छोटा सा है खाली, यहां पर जो तुम लोग को ये दिया है ना, ये, हाँ, यहां से हम लोग को बहुत चीज पता चल रहा है। ग्रेविटी को अगर मैं नहीं लिखूंगा तो टी जो है अनुक्रमणपाती होगा किसके? रूट एल के, है ना। मतलब प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? आवर्तकाल, है ना। गर्मी में देखना, ये जो सरल लोलक होता है, सरल लोलक, ये गर्मी के टाइम में धीमा चलता है। गर्मी के टाइम में, गर्मी के टाइम में धीमा क्यों चलता है? क्योंकि गर्मी पड़ता है, ताप ज्यादा होता है। ताप ज्यादा होता है तो उसकी जो लोलक की प्रभावकारी लंबाई है एल, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ताप के कारण। अब प्रभावकारी लंबाई एल जब बढ़ेगा तो एल बढ़ने के कारण टी भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि अनुक्रमणपाती है। अब टी बढ़ा मतलब क्या बढ़ रहा है हम लोग का? सीधा सीधा आवर्तकाल बढ़ रहा है। आवर्तकाल बढ़ रहा है मतलब वस्तु की गति कैसी हो गई? सरल आवर्त गति धीमी हो गई। धीमी होगी तभी आवर्तकाल बढ़ेगा, मतलब ज्यादा समय लेगा एक चक्कर पूरा करने के लिए। आवर्तकाल क्या है? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। अगर समय ज्यादा होता है, आवर्तकाल ज्यादा होता है, मतलब एक चक्कर पूरा करने में क्या ले रहा है? वो ज्यादा समय ले रहा है। आवर्तकाल कम है मतलब कम समय में जल्दी चक्कर पूरा कर रहा है। तो यहां पर क्या होता है? प्रभावकारी लंबाई जब बढ़ती है तो आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। आवर्तकाल बढ़ता है मतलब एक चक्कर करने में उसको समय ज्यादा लेता है। इसलिए गर्मी के दिनों में ये जो हम लोग का सरल लोलक है वो कैसा चलता है? धीमा चलता है। दूसरी चीज, झूला झूलते हैं। जब झूला झूलते हैं तो अगर झूला झूलने के टाइम अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका केंद्र किधर की ओर होगा? ग्रेविटी नीचे की ओर होगा, है ना। अब मान लो झूला झूलते झूलते वो आदमी उड़ गया, खड़े हो गया झूला में, तो झूला में खड़े हो गया तो उसका ग्रेविटी जो यहां था वो कहां चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा। इस ऊपर आने के कारण उसकी प्रभावी जो लंबाई है, प्रभावी लंबाई, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? कम। आवर्तकाल कम हुआ मतलब झूला कैसे घूमेगा? तेजी से घूमेगा, क्योंकि कम आवर्तकाल है, मतलब कम समय में उसको चक्कर पूरा करना है। तो उस समय, तो जब बैठे रहोगे तुम लोग झूला में और झूला चल रहा है तो सिंपल चलेगा, और जैसे ही तुम खड़े हुए फिर झूले की स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ी सी,
अब ऐसा नहीं साए साए बढ़ेगा, लेकिन कुछ बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि प्रभावकारी लंबाई कम हो जाती है। अब प्रभावकारी लंबाई कम हुई तो जाहिर सी बात है, वो डोंगा सोंगा वाला वो झूला में देखना ना, आगे पीछे खड़े नहीं होते हैं, उससे थोड़ा सा बढ़ता है वो स्पीड, है ना, क्योंकि तुम्हारा मास जो नीचे था, द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास, वो तो तुम्हारा खड़े हुए तो तुम ऊपर हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा तो इसकी प्रभावकारी लंबाई कम हो जाएगी। अब प्रभावकारी लंबाई कम हुई तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि वो अनुक्रमानुपाती है। अब आवर्तकाल कम हुआ तो वो कम समय में अपना दोलन को कंप्लीट करना चाहेगा, तो इस चक्कर में वो झूले की गति क्या हो जाएगी, थोड़ी सी तेज हो जाएगी। ठीक, ये सब उसका नियम है। और उसके बाद एक एक चीज इससे ये पता चल रहा है कि टी जो है वो निर्भर नहीं करता है किस पर, द्रव्यमान पर। कहीं पर द्रव्यमान आया नहीं है, मतलब सरल लोलक में तुम कितना भी द्रव्यमान का ये डाल दो, वजन या वस्तु डाल दो, उसके आवर्तकाल में कोई प्रभाव नहीं करेगा वो, है ना, जैसा उसका आवर्तकाल रहेगा वैसा ही रहेगा। ठीक, उसके बाद एक आता है सेकेंड लोलक। तो सेकेंड लोलक ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक नंबर में पूछ देता है सेकेंड लोलक क्या है करके। तो ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल केवल और केवल 2 सेकंड का होता है उसको हम लोग सेकेंड लोलक कहते हैं, बस, और कुछ नहीं है, 2 सेकंड का बस। ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल केवल 2 सेकंड का हो उसको सेकंड लोलक कहते हैं, बस, और उसमें कुछ नहीं है जानने के लायक। है ना, तो हेडिंग डालिए रहो छोटा सा सेकंड लोलक, लिख लिए रहो, क्या पता पेपर में दे दे तुम लोग का। हाँ, तुम्हारा गुरुजी फिर लोलक, सेकंड 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 है, उस एमा है, सेकंड नहीं। लिखो उसी में डेस करके, ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल, ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है, उसे सेकंड लोलक कहते हैं। इसका लंबाई अगर तुम लोग निकालोगे ना तो 100 सेंटीमीटर के लगभग आता है। 100 सेंटीमीटर के लगभग इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर लगभग होती है। हो गया। उसके बाद फिर और तो कुछ नहीं इसमें बताने लायक। हाँ, खत्म पाठ, बस इतना ही देखो, इसमें नहीं है पाठ, पाठ खत्म है। उसके बाद इसके बाद आओ कहाँ, एक ठो और बचा, तरंग। हाँ हाँ, आ जाएगा आराम से। तरंग में ज्यादा नहीं कर पढ़ना है। अब अगला हम लोग कल, तो अब खैर कल परसों छोड़ो, अगला तरंग को हम लोग पढ़ेंगे। तो तरंग में ज्यादा कुछ नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, यांत्रिक तरंग, ये सब छोटा छोटा है हम लोग का। उसके बाद फिर हम लोग को तरंग खत्म है।